हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। और आज हम उसी तरीके से जो आपका मैथ का सेक्शन आया था, हालांकि हमने इसके आंसर बता दिए, लेकिन आज हम इसमें आपको करने का तरीका कि किस तरीके से कैसे कैसे सवाल होने हैं वो सब बताएंगे। ये आपको आने वाले टाइम में बहुत मदद करेगा। इससे आप सीख सकोगे कि किस सवाल का कितना अच्छा मेथड हो सकता है और किस तरीके से हम किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस क्लास में मैं आपको बता दूं कि हम मेथड पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से सवाल होना है, आंसर भी बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से शॉर्ट मेथड से आप उस सवाल को कर सकते हैं। बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको जो आने वाली क्लासेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज होती हैं, वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 हम इसका सॉल्यूशन सहित आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 41 लिख लिया। इसे पढ़ेंगे। पहले 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। हमें बतानी है कि 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होना है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं। तो बच्चों बताओ मुझे कि 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या होती है। अगर 1 से लेके 100 तक बात करूं संख्याओं की, तो 1 से लेके 100 तक 100 संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है 2 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्याओं की बतानी है। हमें प्राकृत संख्या बतानी है। तो मैं अगर बात करूं, हमें 2 अंकों की बतानी हो, तो एक तो 3 अंकों की इसमें 100 है। 1 से लेके 100 तक 100 है, लेकिन हमें 3 अंक की नहीं लेनी है, 1 अंक की नहीं लेनी है, हमें सिर्फ 2 अंक की लेनी है। तो 100 तो बाहर निकलेगा, तो एक संख्या तो ये बाहर निकल गई। ठीक है, और 1 से लेके 9 तक, तो एक संख्या तो हमने ये बाहर निकाल दी। और 1 से लेके यहाँ पे 1 से 9 तक 9 संख्या बाहर यहाँ निकलेगी, तो हमने 9 यहाँ लिख ली। ध्यान से समझिए, 1 से लेकर 9 तक तो ये बाहर हो गई क्योंकि 1 अंक की है, और ये 100 एक 3 अंक की है, तो 1 ये बाहर हो गई। तो कुल मिला के हमारे पास 9 और 1 10 संख्या बाहर हो जाएंगी। तो जो संख्या बचेंगी, जो हमारे पास संख्या बचेंगी 2 अंकों की संख्या जो आएंगी, संख्या बराबर 100 माइनस 10, क्योंकि 100 तो बाहर हो गई है। 100 माइनस 10 बराबर 90। तो आपका 90 आंसर ठीक हो जाएगा। तो इसमें आप ये बी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे हम सॉल्यूशन सही समझ रहे हैं। आप करने के तरीके को बहुत आसानी से समझेंगे और ये बहुत ही शॉर्ट और सिंपल मेथड है। अगर आप इसे जान गए तो आप आने वाले पेपर में बहुत आसानी से क्वेश्चन पेपर को हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। कोई भी संख्या लेनी है, उससे उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप, मतलब जो हमें परिणाम मिलता है संख्या का घटाने के बाद, प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सिंपल मेथड जो है इसका, आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं। कुछ भी संख्या मतलब कुछ भी जो आपका मन करे संख्या मान सकते हैं। अगर अंकों को घटाना है तो जाहिर है कि संख्या 1 अंक से अधिक अंकों की होगी। तो मैं 2 अंकों की कोई भी संख्या मान लेता हूँ। जैसे मान लिया मैंने 12 मान लेता हूँ। 12। अब मुझे बताया गया है कि जो संख्या माननी है उसमें से उसके अंकों का योग घटाना है। तो उसके अंकों का योग कितना होगा? 2 और 1 3। तो मैंने 3 इसमें से माइनस कर दिया, तो ये बचेगा 9। तो हमारे पास 9 आया। और भी देख लेते हैं। मैंने मान लिया संख्या मान ली 15। अब इसमें से इसके अंकों का योग घटाएंगे, तो 5 और 1 6, 6 घटा दिया, तो ये भी आया 9। और बड़ी संख्या ले लेते हैं। मान लिया मैंने 27 है। 27 में से अंकों का योग घटाएंगे इसके 9 जब इसमें से घटाएंगे तो 18। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ऐसे संख्या मानी 12 15 27 और इनके अंकों का योग घटाया 3 6 9। तो हमारे पास 9 9 9 और 18 आया। तो आप देख सकते हो जो हमारा परिणाम जो प्राप्त हुआ है 9 9 18, ये किससे विभाजित हो रहा है? तो ये 9 से 9 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, 18 से 9 कटेगा। तो हमेशा किससे कट रहा है? हमेशा 9 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 9 9 से कटता है, ये भी 9 से कटता है और ये भी 9 से कटेगा। तो हमारा आंसर 9 से हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आंसर लिखे तो 9 से हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया मैंने। उसके बाद ये क्वेश्चन 43 ध्यान से देखना है। 1/13 7 + 2 गुना 5 गुना 11 + 2 गुना 13, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में बोर्ड मास से कई सवाल पूछे गए हैं, 3-4 सवाल पूछे गए हैं। और मैंने बोर्ड मास की क्लासेस जो है अपने इस चैनल पर डाल रखी है। तो आप जाके बोर्ड मास की क्लासेस देख सकते हैं। वो हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जो हमारा बेसिक पार्ट ऑफ मैथ प्ले लिस्ट है, उसमें जाके बोर्ड मास की क्लास मिलेगी। वो आपको, अगर वो आपने पढ़ ली, 12 या 10 या 11 मिनट की वीडियो है, उससे आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है सरलीकरण के, सिंप्लीफिकेशन जो आपका चैप्टर है उसके आसानी से हल कर दोगे। तो आप उस क्लास को जरूर देखें, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। उससे आप आसानी से सीख जाओगे। ये सवाल उसी में से है। इस तरीके के सवाल मैंने उसमें बताए हैं। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे भी अगर हमारे पास 1 से ज्यादा चिन्ह और ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। और अगर चिन्हों की बात करें तो सबसे पहले हम चिन्ह को, भाग को, फिर गुना को, फिर जो मैं बता रहा हूँ भाग को, गुना को, ऐड को और सब्सट्रैक्ट। उसके बाद सबसे पहले हम गुना को हल करेंगे। मतलब भाग को, अगर भाग का चिन्ह है तो भाग नहीं है तो गुना को, गुना नहीं है तो जोड़ को, और जोड़ नहीं है तो घटा को। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं 3 चिन्ह गुना में है, 2 गुना 5 गुना 11। तो इसे हल करेंगे 1/13। 7 ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस 2 पंजे 10 और 10 की 11 में गुना करेंगे तो 110 आ जाएगा, प्लस 13 दूनी 26, ये 26 आ जाएगा यहाँ पे। अब इन्हें जोड़ लेंगे 1/13। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 0 और 7 और 6 13 का 3 का।
हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और हासिल वाला 1 4, 1 ये ऐसे 143 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे 143 बटे 13 बन जाएगा। 13 से काटेंगे तो 13 कम 13 और यहाँ 1 बचेगा, 1 आगे जाएगा तो 13 कम 13, तो हमारा 11 आंसर इसमें हो जाएगा। तो यहाँ से 11 आंसर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन 44 हल करते हैं। तो यहाँ पे मैं 44 डाल लेता हूँ। 44 मैंने लिख दिया है। यहाँ पे 6.6 और 6.06, 6.006 व 6.60606 का योगफल बताना है। तो हमें योग करना है। मैं आपको दशमलव वाले सवाल में योग बता दूं, बस आपको ये याद रखना है कि दशमलव के जस्ट नीचे बने तो 6.6। अगला सवाल लिखेंगे तो पहले दशमलव ही लगाएंगे और दशमलव के लेफ्ट वाले इधर और राइट वाले इधर। तो 0 6 इधर लिखा है और 6 इधर लिखा हुआ है। अगले वाले में 6.006 और इससे अगले वाले में दशमलव लिखी हुई है, फिर 6.006। अगर आप लिखने का ये तरीका रखते हैं तो आपका सवाल बिल्कुल हल हो जाएगा। आप चाहो तो बराबर अंक करने के लिए 0 लगा सकते हो, वरना कोई जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ 6 से आएगा, फिर ये 6 आएगा, फिर ये 6 आएगा और फिर 6 और 6 12 का 2 का आ जाएगा। हासिल 1 लगेगा, 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 24 और 1 25 का 5 का हासिल लगेंगे 2, 6 और 2 8। तो 85.266 आ जाएगा। 85.266 ये भी आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद हल करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे मैं 45 डाल लेता हूँ। 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। मतलब इसकी दशमलव हटा के इसे सरल करना है और हमें हल करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर दशमलव हटाएंगे तो जितना होते हैं 1 के पीछे उतनी 0 रखनी पड़ती है। 1 2 3 4, तो 4 0 रखनी पड़ेगी। ठीक है, हमने 4 0 रख ली। तो यहाँ पे बनेगा ऊपर 0 का कोई पहले लगी है तो मायने नहीं है। 725 बटे 1 2 3 4। अगर ये आप किसी संख्या से कटता है तो काट देंगे। तो मैं सबसे पहले इसे 25 से भी काट सकते हैं और चाहो तो तुम 5 से भी काट सकते हो। तो मैं इसे 25 से काट देता हूँ। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 करने के बाद हमारे पास बचेंगे 22। ठीक है, और 25 निम्मा 225 और यहाँ पे 25 चौका 100, 25 0 0, 25 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 29 बटे 400 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 29 बटे 400, तो 45 का 29 बटे 400 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। 25 45 75 का लय से आपको बताना है। 25 45 75। तो मैं आपको बता दूं कि 25 45 75 का लय से निकालने की विधि बिल्कुल सरल और आसान विधि मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 46। तो मैंने यहाँ 46 को नोट कर लिया है। ये 46 आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि 25 45 और 75 का लय से बताना है। तो आप लय से निकालने के लिए इस तरीके से जो सवाल दिया हुआ उसे लिख ले, 25 45 और 75। अब सबसे छोटी संख्या 2 3 4 इस क्रम में काटना शुरू करें। हमें पता है कि 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, इसके क्योंकि इसके लास्ट में जो 5 आया हुआ है तो ये 5 से कटेगी। तो 5 से काट देंगे। 5 पंजे 25, 5 निम 45, 5 जगह 5 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काट देंगे। अगर 3 से कटेगी तो 3 से भी काट देंगे। तो पहले 5 से काट लेते हैं। 5 से कम 5, 9 नहीं कटेगा। 5 तिया 15। अब ये 3 से कट जाएगी। हालांकि हम 3 से ऊपर भी काट सकते थे क्योंकि 3 से 45 और 75 कट सकता था, लेकिन आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये 3 से कटेगा। 1 ऐसे 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 से फिर कट जाएगा 1 1 1, 3 कम 3 हो जाएगा। जो नहीं करता उसे ऐसे लिख देंगे। जब तक 1 1 1 नहीं आता तब तक काटते रहते हैं। और ये जो हमारे फैक्टर आए हैं इन्हें गुना में लिखेंगे और फिर इनकी गुना कर देंगे। जो इनकी गुना करने के बाद आएगा वही हमारा लय से कहलाएगा। तो 5 पंजे 25, 25 थी 75 और 75 तिया गुना कर देंगे। जब 75 की 3 में गुना करेंगे तो मैं यहाँ पैसे लिख दूं 75 गुना 3 करनी पड़ेगी। 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगा 1, 3 7 21 और 1 22। तो आपका 225 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त प्राप्त करना है। मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेनी है, उसके गुणनखंड करना है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप जान सकते हो 1 2 3। ये 4 अंकों की बन गई। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 1000, क्योंकि इसमें 4 अंक है 1 2 3 4। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करेंगे, मतलब इसके फैक्टर करना है, तोड़ना है। तो फैक्टर करने की विधि ये होती है। हम इसे सबसे पहले छोटी संख्या से काट देंगे। तो 2 पंजे 10, 2 0 0 2 0 0। फिर 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 0 0, क्योंकि 2 दूनी 4 1 बचेगा, 1 आगे चला जाएगा। 250 को फिर 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सीधा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से कटेगा 5 पंजे 25 और फिर 5 से कटेगा एक बार। तो ये जो यहाँ पे इसके फैक्टर आए हैं ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो आप इन्हें देख सकते हो 2 2 2 5 5 5। 2 3 बार 2 आया है, 3 बार 5 आया। तो आप देख सकते हो ऐसा सिर्फ सी पार्ट में है, तो इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 48। ये बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे हमें 72 और 180 का मैसेज दिया हुआ है, मतलब ये संख्या दी हुई है। अगर पहली संख्या की बात करूं तो पहली संख्या है यहाँ पे 72, और अगर दूसरी संख्या की बात करूं तो यहाँ पे लिख लें हम दूसरी संख्या यहाँ पे है 180। और इनका जो मैसे है, मैसे को बोलते हैं HCF है इनका 36। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर LCM गुना HCF। कहने का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुना करते हैं और एलसीएम और एचसीएफ की भी गुना करते हैं। तो यहाँ पे हमसे लय से पूछा है, तो पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम का मान निकाल लेंगे। तो अगर मैं एलसीएम का मान निकालूं यहाँ से LCM जो आएगा फर्स्ट गुना सेकंड और एचसीएफ बटे में चला जाएगा HCF।
इनका अगर मान रख दो, पहली संख्या का मान है 72 गुना 180 और इसका मान है HCF का 36, तो 36 दूनी 72 और 18 दूनी 136, तो यहाँ पे 360 आंसर हो जाएगा आपका। तो ये 360 यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे, मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया निम्न का सरलीकरण निम्न करने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं सवाल को लिखता हूँ 2 सहित 1/17 भाग 7/10 गुना 1 सहित 1/33। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो जब हम इसे हल करेंगे, ये भिन्न को हल करेंगे तो 17 दूनी 34 और 1 35 आ जाएगा। 35/17 भाग का चिन्ह भी ऐसे रखेंगे 7/10 और गुना 33 से कम 33 और 1 34/33। ये इस तरीके से हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बोर्ड मास लगेगा, तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे। ये भाग है बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं इसमें 35/17 अगर भाग का चिन्ह है तो भाग के चिन्ह को गुना का चिन्ह बना लेते हैं और अगले वाले पार्ट को पलट के लिख देते हैं। ये तरीका होता है करने का। और फिर गुना 34/33 लिख देंगे। अभी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे 10/7 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से 7 पंजे 35 हो जाएगा। ये 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35, 5 ढाई 50, 50 दूनी 100 बनेगा। सॉरी बच्चों, 100/33। और इसे अगर भाग भिन्न में हल करेंगे तो 33 3 99 होता है, बचेगा 1 और बटे 33। तो 3 सहित 1/33 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो आपका ये पहला आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। बच्चों, उम्मीद है आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में मैं आसानी से आपको समझा रहा हूँ। तो आप ध्यान से समझते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने टीचर्स का थोड़ा इतना तो सम्मान करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2:15 बजे मतलब 2:15 PM मतलब दोपहर के बाद पर चलती है। 90 किलोमीटर दूर स्टेशन पर या कितने बजे पहुंचेगी? समय पूछ लिया गया, मतलब टाइम पूछ लिया गया। तो हमें पता है यहाँ पे मैं चाल दी हुई है। चाल को हम ऐसे बोलते हैं स्पीड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है स्पीड। और ये यहाँ पे अगर मैं बात करूं दूरी को हम डी बोलते हैं। 90 किलोमीटर दी हुई है। हमसे समय पूछ लिया गया है टी बराबर क्या। तो मैं आपको बता दूं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। टी छोटा लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल डी बटे एस। तो यहाँ पे डी कितनी है 90 और एस कितनी है 72। ये 18 से कट जाएगा। 18 पंजे 90 और 18 चौक 72। तो यहाँ पे हमारा 5/4 घंटे आ जाएगा। लेकिन हमें घंटे में नहीं मिनट में बदलना है। तो अगर घंटों को मिनट में बदलना हो तो 60 से गुना करनी पड़ती है। 60 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। तो 75 मिनट आ गई है ये। अगर आप बात करें 75 मिनट की तो 75 मिनट को कह सकते हैं हम 1 घंटा। 75 मिनट कितनी हुई? 1 घंटा प्लस 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट कह सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे ट्रेन कितने बजे चली थी? 2:15। तो 2:15 पर चली थी, मतलब 2:15 पर। तो हमें कितना फालतू लगा? 1 घंटा 15 मिनट है ना। 1 घंटा 15 मिनट ऐसे लिख सकता हूँ। ये 1 बजे नहीं है, ये 1 घंटा 15 मिनट है और ये 2 बजे है। तो 15 30 मिनट तो ये हो जाएगी। 2 और 1 घंटे है तो 3:30 पर ये गाड़ी पहुंच जाएगी PM, है ना। 30:30 PM पर ये गाड़ी पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे लिख लिया है। ये थोड़ा अलग सा सवाल है। इसमें मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। एक होल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। अगर मैं होल की लंबाई L मान लेता हूँ, चौड़ाई B मान लेता हूँ, तो इसमें अंतर कितना दिया है? L - B बराबर 23 मीटर। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर कहा है यदि होल, यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई जो है बड़ी है चौड़ाई से, मतलब लंबाई बड़ी है चौड़ाई से। यदि होल के फर्श का परिमाप 206 मीटर हो तो इसके फर्श का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है परिमाप कितना दिया हुआ है। परिमाप ध्यान से देखना बच्चों, परिमाप दिया हुआ है इसका 206। सवाल वाले ने 206 मीटर परिमाप दिया है, लेकिन आपको पता है परिमाप होता है किसी भी आयत का, क्योंकि फर्श आयत के आकार का। तो 2L + B बराबर 206। तो यहाँ से आप L + B का मान निकाल सकते हैं। L + B बराबर 2 जब भाग में जाएगा तो 206/2। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 3 6 मीटर। तो L + B कितना आया? 103 मीटर। मैं आपको बता दूं अगर किसी भी सवाल में L - B मतलब 2 संख्याओं का अंतर और 2 संख्या का योग दिया हुआ है, तो अगर बड़ी संख्या निकालनी हो तो बड़ी संख्या इसमें L दी हुई है तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, मतलब 23 को 103 में जोड़ देंगे और उसे आधा कर देंगे। तो 3 और 3 6, 2 ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे 126/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से 2 × 12, 2 × 6 63 आ जाएगा। और अगर B का मान निकालना है, छोटी संख्या का मान निकालना है, तो दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे। तो 103 में से 23 घटा देंगे, घटा के आधा कर देंगे। मतलब बड़ी निकालनी हो तो जोड़कर आधा करते हैं, छोटी निकालनी हो तो घटा के आधा करते हैं। तो घटा के आधा करेंगे, 3 में से 3 जाएगा 0, 10 में से 2 जाएंगे 8/2। तो ये आ जाएगा 40। हमारे पास L भी आ गया और B भी आ गया। तो इसके फर्श का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 63 गुना 40। तो मैं इसकी 0 पहले लिख लेता हूँ और 4 × 12 का 2 का हासिल लगे 1, 4 × 24 और 1 25। तो ये 2520 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 2520 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका B पार्ट हमारे पास आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान से पढ़ना है बच्चों। ये क्वेश्चन है 52वां, क्वेश्चन नंबर 52। 12 सहित 1/16 को दशमलव समतुल्य लिखना है, तो 12 सहित 1/16। मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह का सवाल है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 + 1/16। ठीक है, 12 तो अलग हो जाएगा और 16 से हमें दशमलव लानी है, तो 16 से भाग करेंगे, तो हमें 16 से भाग करने के लिए दशमलव लगानी पड़ेगी। दशमलव के बाद यहाँ कितना बनेगा 10, लेकिन 10 पर चलता नहीं है, तो एक जीरो बढ़ाने के बाद यहाँ जीरो बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा 100/16 दशमलव लगाने के बाद। अब 16 से काट देंगे तो 16 × 85, 16 × 96, बचेंगे 4, 16 दूनी 32, फिर बचेंगे 8, 16 × 5 80। अब इसमें से जोड़ देंगे तो ये बनेगा 12.0625। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपए 1800 रुपए हो जाएंगे। 1500 रुपए 1800 रुपए हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको बताऊं, रेट दी हुई है 8%। यहाँ पे मैंने लिख दिया है रेट है 8%। उसके बाद हमारे पास मूलधन है, मूलधन को पी लिखते हैं, पी है 1500 रुपए, और मिश्रधन को लिखते हैं ए, तो ए है 1500 रुपए है ये, और मिश्रधन को लिखते हैं 1800 रुपए दिया हुआ है, ए लिखते हैं। तो हमसे पूछा है यहाँ पे कितने वर्षों में, तो मैं टी बराबर हमसे पूछा है तो क्या का निशान लगा लेता हूँ। इस ऐसे सवाल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेना चाहिए और उसके बाद सवाल को हल करना चाहिए। आपको पता है टी का फॉर्मूला जो होता है, टी का, मैं यहाँ से टी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। समय बराबर होता है SI गुना 100 बटे P गुना R। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो हमारे पास P भी है, R भी है, S भी है, लेकिन SI नहीं है। तो मैं SI की अगर बात करूँ यहाँ पे मैं निकाल लूँ, SI जो होता है बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, तो A माइनस P होता है, तो 1800 माइनस 1500 बराबर 300 हो जाएगा ये। तो यहाँ से SI का मान कितना रख देंगे 300, 100 यहाँ पे ऐसे ही है, और मूलधन का मान रखेंगे 1500 गुना R का मान रखेंगे 8, तो 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट देंगे, 15 से काट देंगे, 15 दूनी 30 और 15 जीरो जीरो, तो कितना जाएगा 20/8, और 20/8 को हल करेंगे तो 2 8 दूनी 16, 16 बचेंगे 4, ऊपर लिख दिया बटे 8, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, तो आएगा 2 सहित 1/2 वर्ष। ये वर्षों में पूछा गया है तो वर्ष लिखेंगे यहाँ पे, ये वर्ष आ जाएगा, तो 2 सहित 1/2 वर्ष आ जाएगा। ये इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 ध्यान से पढ़ना है। एक साइकिल की कीमत, बच्चों ध्यान से देखना है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर होगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर सेम कमी और सेम बढ़ोतरी दी हुई है तो इसका फॉर्मूला है x² / 100। x का मान वो होता है जो कमी और वृद्धि होती है, तो x का मान है 20 और 20 का स्क्वायर बटे 100, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 20 गुना 20/100, ये 0 से 0 कट जाएगी, 2 दूनी 4, ये 4 आंसर आ गया। अब आपको याद रखना है कि 4 जो आता है, जो इसका आंसर आता है वो हमेशा कमी में आता है, तो 4% की यहाँ पे कमी आ जाएगी। इस फॉर्मूले में जब भी आती है कमी आती है तो आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा ही कमी होगी। अगर सेम अंकों की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 10 की वृद्धि 10 की कमी, 20 की वृद्धि 20 की कमी, 30 की वृद्धि 30 की कमी, तो आप x² / 100 लगा सकते हैं। x का मान जो वृद्धि या कमी दी हुई है वो होता है, तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो हमेशा कमी में ही मतलब कमी में ही आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फिर से सरलीकरण का सवाल पूछ लिया गया है, तो सरलीकरण के सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया कि ये क्लास हमारे उस पर पड़ी है, बोर्ड मास चैप्टर पर। चलिए मैं इसको इसी में आसान तरीके से इसी में करा देता हूँ, आप इसी में देखते हैं इसे। यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो जब इसे हल करेंगे b 5 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसे हल करेंगे 8 से, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है, इसे भाग करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो हमारा जो बचेगा, फिर 4 के भाग भी बार 2 है, तो जब इन दोनों को हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 प्लस, और ये 2 ऐसे ही है, 2 की गुना हो जाएगी इसमें, तो 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पंजे 10, 2 और 3 और 2 5, 5 दूनी 10, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो 4 और 2 6 और 2 4 10 16, तो इसका आंसर 16 इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हो, मैंने आपको इसमें आसानी से बता दिया है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56, मैं आपको एक छोटी सी मिस्टेक बता दूं। मैं जब ये क्लास बना रहा था तो हमारी वीडियो जो बीच में ही रुक गई, और मैं ये जो सवाल है ये करता चला गया और वीडियो हमारी बनी नहीं, ये मुझे बाद में पता चला। तो अब मैं जब ये मैंने कर ही लिए हैं तो मैं अब इन्हीं में से आपको समझा दूंगा, ये आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैंने ये वीडियो बनाते समय किए थे, लेकिन हमारी मोबाइल की मिस्टेक की वजह से कैमरे में कभी कभी थोड़ा इशू आ जाता है, उसकी वजह से मैं सारे क्वेश्चन यहाँ से 56 से लेकर 60 तक पूरे कर लिए, लेकिन हमारी वीडियो में नहीं आए। अब मैंने दोबारा बना रहा हूँ, तो आप ये पहले से लिखे हुए हैं, आप यहीं से समझे से, और ये आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56, जैसा कि आप देख सकते हैं, 600 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि जो मूलधन 600 रुपए, वर्ष इतने और मिश्रधन ये, इस पर जो भी हमारी दर आएगी, अगर उसमें भी हम 2% की वृद्धि कर दे और वर्ष 4 ही रहे, तो हमारी जो राशि है, मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा। राशि कितनी हो जाएगी का मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, क्योंकि राशि कितनी हो जाएगी का मतलब यह है कि जो हमने मूलधन दिया है वो भी, और जो साथ में ब्याज मिला है वो भी हमें बताना है। तो यहाँ से सबसे पहले ऐसे सवालों में जो भी दिया है उसे लिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मूलधन 600 रुपए, समय 4 वर्ष और मिश्रधन
720। मूलधन को P से रिप्रेजेंट करते हैं और मिश्रधन को A से। तो जो SI आता है वो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा दे 120 रुपए आपका SI आ जाएगा। हमें निकालनी है यहाँ पे रेट, क्योंकि रेट के बिना हम बता ही नहीं सकते कि 2% की वृद्धि कैसे होगी। तो 2% अधिक तो तभी करेंगे जब हमें रेट पता हो। तो रेट निकालने का फॉर्मूला, रेट बराबर होता है SI गुना 100 बट्टे P गुना T, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT बट्टे 100। तो यहाँ से SI का मान यहाँ से 120 रख दिया, 100 का मान यहाँ से रख दिया, P का मान 600 रुपए यहाँ से रख दिया और T 4 वर्ष यहाँ से रख दिया। ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से हमने काट दी है और उसके बाद हमने 4 से 120 को काट दिया। 4 तिया 12, 30 बार, और जब 30 कटेंगे 6 से तो 5 बार कटेगा, तो 5% हमारी दर आ गई। उसके बाद हमसे कहा कि यदि दर को 2% बढ़ा दे, तो दर को हम भी 2% बढ़ा देंगे। अगर 2% दर बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगी। अब दर हमारे जो है वो 7% है और हमें अपनी राशि बतानी है, मतलब मिश्रधन बताना है। तो राशि बताने के लिए हमें ब्याज पता होना जरूरी है। हमारे पास मूलधन 600 रुपए है, तो यहाँ से SI निकाल देंगे। देखिए ध्यान से बच्चों, अगर यहाँ से मैं SI निकालू तो SI का फॉर्मूला फिर PRT बटे 100, P की जगह 600 है हमारा, वही पुराना वाला मूलधन रहेगा। R की जगह 7, क्योंकि यहाँ पे हमारी बढ़कर 7 हो गई है रेट, और समय 4 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 7 42, 42 चौका हम यहाँ पे करेंगे तो 42 और 4 की गुना करी 168, मतलब हमारा 168 जो रुपए, ये 168 रुपए आया है। ये 168 रुपए हमारे पास जो आया है ब्याज आ गया है, और हमारे पास मूलधन कितना था 600 रुपए। तो हमारे पास जो टोटल राशि हो जाएगी वो 768 रुपए हो जाएगी। इसी वजह से हमने यहाँ पे 768 रुपए ये लगा दिया है। एक बार आप इसे देख सकते हैं दोबारा से, 768 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन यहाँ पे पहले ही कर दिया है, क्योंकि ये क्लास हमारी बीच में रुक गई थी, इस वजह से ऐसा हो गया है बच्चों, सॉरी उसके लिए। लेकिन इससे आपको ये भी फायदा हो जाएगा कि अब आपका टाइम बच जाएगा। सॉल्यूशन करा हुआ है मैंने पहले ये, हालांकि क्लास बनाते समय क्या था, लेकिन मिस्टेक की वजह से हमारी क्लास बन नहीं पाई ठीक से, तो इस वजह से अब इसी पे मुझे टाइम बच जाएगा, आपको भी और आपको सॉल्यूशन भी आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं से पढ़ता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इस तरह का सवाल एक 100% पेपर में पूछा जाएगा, 100% श्योरिटी है। एक न एक सवाल ये जो भिन्न के तौर पे है ये पूछा जाता है। चलिए इसे पढ़ते हैं। एक तार 2 से 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई है, हमें बतानी है। तो इसमें हमें तार की लंबाई तो पता है टोटल, लेकिन तार के तो जो 2 भाग है उनकी लंबाई नहीं पता। तो मैंने पहले भाग की लंबाई x मान ली। अब जाहिर है जब पहले भाग की लंबाई x है तो दूसरे भाग की लंबाई यहाँ पे बताया गया है कि 5/8 बड़ा है, तो इसमें 5 + 8 जोड़ दिया, तो ये मैं मान लेता हूँ ये x मीटर है। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी टोटल x + 5 मीटर। ये दूसरा भाग जो आ जाएगा। अब सवाल के अनुसार प्रश्नानुसार लिखना पड़ता है। प्रश्नानुसार कहा गया है जो तार की लंबाई है, तार की लंबाई जो है 2 से 3/4 मीटर है। यहाँ पे सवाल के हिसाब से दी हुई है, और हमारे हिसाब से अगर तार की लंबाई देखेंगे हम, तो हमारे हिसाब से तार की लंबाई एक ही है, तो दोनों को हमने भी यहाँ पे जोड़ दिया। x और x 2x, 5/8 ऐसे ही रखा, 4 दूनी 8 3, 11/4 कर दिया। 2x ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है, क्योंकि हमने तार की जो लंबाई है, पहले तार की लंबाई x मीटर मानी है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया था। तो पहले तार की जो लंबाई x मीटर मानी है, तो हमें x का मान निकालना है, और अगर x का मान निकालना होता है तो हमें x को अकेला करना पड़ता है। तो x को अकेला करने के लिए हमें 5/8 को बराबर से दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, तो ये प्लस का यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। हमने यहाँ 4 और 8 का एलसीएम लिया। 8 4 से जब भाग करेंगे 8 को 2 आएगा, 2 की गुना 11 हो जाएगी, 11 दूनी 22, 8 एकम 8 और 5 एकम 5, 11 22 में से 5 जाएंगे 17, 17/8 आपका बचेगा। ये 2x का मान आया है, हमें x का मान निकालना है, तो 2 गुना में 2 को भाग में ले जाएंगे, 17 ऐसे ही है, 8 गुना 2 बनेगा तो 17/16, ये x का मान आ जाएगा। आप इसे x मीटर, इतने मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमसे पूछा है उस पर ध्यान देंगे बच्चों। ये मैंने आपके सामने पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन रख दिया है, आप सवाल को भी ध्यान से देख लेंगे। सवाल ये मैं थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ, आप सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से सवाल भी आपको जो दिखता रहे, ये आपका सवाल है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाल दिया, x का मान निकाल दिया ये इतना। लेकिन हमसे जो पूछा है वो बड़े भाग की लंबाई पूछी है, और जो बड़ा भाग है वो हमारे पास सेकंड भाग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा भाग कौन सा हमारे पास, सेकंड भाग है, और सेकंड भाग था हमारा x + 5/8, x की जगह 17/16 यहाँ से रख दिया, और इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 16। तो 16 जब एलसीएम लिया तो 16 से 16 एक बार घटा और 17 में गुना हो गई, 17 आएगा, 8 से 2 बार, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये बनेगा 27/16। 27/16 को लिख सकते हैं 16 एकम 16, क्योंकि 16 दूनी 32 होगा तो ज्यादा बार चलेगा नहीं, तो 16 एकम 16 बचेंगे 11, 11 ऊपर 16 नीचे, तो 1 सहित 11/16 मीटर आपका इसमें आंसर हो जाएगा, जो हमारा आंसर पहला दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए मैं आपको एक बार इसे सही तरीके से करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 58 है थोड़ा सा अलग है, तो मैं इसे एक बार आपको सही तरीके से समझा दूं। इसमें जो आपसे पूछा गया है, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं, इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा बतानी है। तो ऐसे सवालों में जो आपको सबसे जरूरी बात है वो ये याद रखनी है कि अगर हम किसी चीज को एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तन करते हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि एक घन को छोटे छोटे घनों में बदल दिया गया है, मतलब बड़े घन का छोटे घनों में परिवर्तन हो गया है, या हम कहें कि छोटे घनों का बड़े घनों में परिवर्तन हो गया है। कुल मिला के हम
एक तरह की चीज को दूसरी तरह की चीज में बदले तो जो उन चीजों का आयतन होता है वो नहीं बदलता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लिया हमारे पास एक गिलास में पानी है, तो मान लिया पानी हमारे पास 500 ग्राम है, तो अगर हम उसे बाल्टी या किसी टब में डाल दे तो उसका आयतन नहीं बदलता, वो 500 ग्राम ही रहता है। तो ऐसी जगह हम वस्तु का आयतन जो हमारे पास वस्तु है, जिस भी चीज के हम आयतन की बात कर रहे हैं, उसका आयतन नहीं बदलता। तो यहाँ से जो शीशे का घन है जिसकी वजह 6 सेंटीमीटर, अगर उसे 27 छोटे घनों में तोड़ देंगे तो उसका आयतन नहीं बदलेगा, मतलब बड़े घन का जो आयतन है वो 27 छोटे घन के बराबर रहेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ बड़े घन की भुजा ए 6 सेंटीमीटर दी हुई है, छोटे घन की भुजा बतानी है तो छोटे घन की भुजा मैंने ए सेंटीमीटर मान ली। अब जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास दोनों घन है उनका आयतन नहीं बदलता, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 27 छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो छोटे घन का आयतन का फॉर्मूला होता है घन का 1 की घात 3, 27 की गुना है क्योंकि 27 आयतन है, और बड़े घन का भी 1 की घात 3, क्योंकि यहाँ बड़े घन की भुजा ए मानी है, छोटे की छोटा ए मानी है, तो 27 गुना ए क्यूब बराबर ए का मान रख दिया 6 की घात 3। 27 बटे में जाएगा क्योंकि ये गुना में है, क्योंकि हमें ए का मान निकालना है। तो 27 जब भाग में जाएगा 27, तो यहाँ से 2 से 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा 27 9 बार, फिर 3 से 9 3 बार और 3 से 6 2 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ऐसे समझ सकते हैं 2 की घात 3 आ गई। 8 भी समझ सकते थे, इसे 2 की घात 3 भी कह सकते हैं, यहाँ से दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 की घात 3 है, 2 की घात 3 है। तो ऐसे सवालों में अगर इसे बोलते हैं बच्चों आधार, ये आधार है और ये घात है। अगर घात समान हो तो आधार बराबर रख देते हैं और आधार समान हो तो घात बराबर रख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आधार घात जो है समान है तो a बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसे बराबर रख देंगे तो a बराबर 2 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो अगला हमारा सवाल है वो सवाल है ये 59 में 2100 का भाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो यहाँ पे आप 2100 को लिख ले और सबसे छोटी संख्या जो भी है 2 से काटना शुरू करें। सबसे शुरुआत हम 2 से ही करते हैं, उसके बाद बढ़ते बढ़ते जाते हैं। तो हमने 2100 लिख लिया, 2 से जब काट देंगे इसे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा ठीक से कर लूँ अभी आपके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जब 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2, एक पे पहाड़ा चलेगा नहीं तो 0 उतारेंगे तो 0 लगानी पड़ेगी, 2 पंजे 10 और 2 0 0, फिर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, फिर 2 पे चलता नहीं तो 0 लगाने के बाद 5 का उतारते हैं तो 25, 2 5 पंजे 25, फिर ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से कटेगा 7 बार और 7 से कटेगा 1 बार। जब तक 1 ना आए तब तक इसे करते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो है अभाज्य गुणनखंड है, तो आप देख सकते हो 2 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, 3 और 7 आया है, तो 2 2 बार, 3 और 5 3 एक बार, ये रहा 5 2 बार, 7 एक बार, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, ये भी मैंने इसी पे कर लिया था, तो हम इसी पे इसे ठीक से देख लेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहा गया है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती है, कमरे की चौड़ाई बतानी है। तो मैं मान लूँ यहाँ पे कमरे की चौड़ाई मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों कमरे की चौड़ाई आप b मान ले, b मीटर। कमरे की चौड़ाई कितनी मान ली हमने, b मीटर। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे सवालों में टाइलों की संख्या निकालनी होती है तो जो टाइलों की संख्या होती है जहां पे हम टाइल लगा रहे हैं उस क्षेत्र का क्षेत्रफल और टाइलों का क्षेत्रफल, तो हम लगा रहे हैं फर्श पे टाइल, तो फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। ऐसे सवाल मैंने जो नवोदय विद्यालय की जो इंपोर्टेंट क्लासें हैं भाग फर्स्ट 3 इस तरीके से करके कराई थी, उसमें इस तरीके जो इंपोर्टेंट सवाल है वो मैंने बताए थे, और इस तरह के सवाल 2-3 बार हमने रखे हैं और पेपर में पूछे भी गए हैं। तो आप इस तरह के सवाल को ध्यान से करें और आप हमारी चाहो तो उन क्लास को भी देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। तो चलिए फिलहाल इस पर बात करते हैं। तो टाइलों की संख्या जो आती है, जिस क्षेत्रफल हम क्षेत्र लगा रहे हैं टाइल वो क्षेत्रफल ऊपर, और जो भी चीज लगा रहे हैं टाइल ईंट पत्थर उसका क्षेत्रफल नीचे। हमें जो बात ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि जो यहाँ पे यूनिट दी हुई है वो बराबर हो। यहाँ जैसे मतलब यहाँ पे मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो या तो आप इसे मीटर से सेंटीमीटर में बदले या इनको सेंटीमीटर से मीटर में बदले। ठीक है, अब टाइलों की संख्या यहाँ पे 7500 दी हुई है बराबर फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई यहाँ पे 15 है और चौड़ाई मैंने b मान ली। उसके बाद जो ये 15 है ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दी, और बटे में टाइल का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 15 गुना 12, 15 से 15 काट दिया जाएगा। यहाँ पे b का मान अगर निकालना है तो 12 भाग में है गुना में जाएगा, 100 भाग में जाएगा, तो गुना में चला गया और 100 भाग में आ गया, 2 0 से 2 0 काट दे, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया 75 गुना 12। आप देख सकते हो सारा सवाल जो है इस टाइम सेंटीमीटर में चल रहा है, तो अगर हमें मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग करनी पड़ती है। इस वजह से मैंने मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिया, फिर मैंने 25 से कर दिया, 25 का 100, 25 थी 75 और 4 से 12 काट दिया, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो हमारे आंसर 9 मीटर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं। और अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे और आपके लिए हम तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं।